एवरीवन, सीए फाइनल के मे 23 के अमेंडमेंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं फटाफट। मैंने बहुत ही बढ़िया प्यारे हैंड रिटन चार्ट्स बनाए हैं जिसकी मदद से ये अमेंडमेंट फटाफट कवर हो जाएंगे। एक मैं इंस्टीट्यूट की जो अमेंडमेंट शीट है वो यूज कर रहा हूँ और दूसरा मेरे हैंड रिटन जो नोट्स है वो यूज कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। सारे के सारे अमेंडमेंट इन डिटेल हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे बहुत ही कम समय में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट आया हुआ है। स्मॉल कंपनी को लेकर जो पेड अप कैपिटल की लिमिट है वो 4 करोड़ हो गई है और जो टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर की जो लिमिट है वो 40 करोड़ हो गई है। तो इट इज 4 and 40। पहले ये लिमिट 2 करोड़ और 20 करोड़ हुआ करती थी। तो बहुत आसान सा ये अमेंडमेंट है। इसमें डिस्कशन के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 5 कंपोनेंट में यही चेंज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो नवंबर 22 के अमेंडमेंट्स थे उन्हीं को फिर से यहां पर लिखा गया है। कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। ठीक है। तो आप जो नवंबर 22 के अमेंडमेंट्स थे उसकी लिंक भी लगभग 20 मिनट में पूरे अमेंडमेंट्स कवर्ड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसकी लिंक भी दे रहा हूं। हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा चैप्टर जो हम लोग कवर करते हैं बाकायदा पूरे चार्ट्स के साथ में, उसकी लिंक भी मैं आपको देख रहा हूँ। अगर आपको देखना है ये चैप्टर को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है, डिस्क्रिप्शन में ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल तो आप देख रहे हो उसको, और इंस्टाग्राम की लिंक है। ये तीनों आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जितने भी चेंजेस जितनी भी नई चीजें हम लोग कर रहे हैं, इम्पॉर्ट 250 क्वेश्चंस हो या फाडू चार्ट डिवीजन, इन सब के अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी इस बार कोई खास चेंज नहीं है। मैं जो आपको फाइल दूंगा बराबर उसको स्ट्रीमलाइन करके दूंगा। जो चीजें काम की नहीं है उसको नहीं रखेंगे हम लोग। हाँ, एनबीएफसी बड़ा ही सिंपल सा बड़ा ही प्यारा सा चेंज है एनबीएफसी के अंदर। देखो, आरबीआई क्या करता है, जितनी भी एनबीएफसीज है, बहुत वेराइटी ऑफ एनबीएफसीज है, इनको क्लासिफाई करता रहता है अलग अलग तरीके से। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होता है उसके हिसाब से आरबीआई रिक्वायरमेंट डालता है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से तय होता है कि भाई इनको नेट ओन फंड्स कितना मेंटेन करना पड़ेगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना मेंटेन करना पड़ेगा, इन लोगों को किस तरीके से प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो बदलते सरकमस्टांसेस को देखकर आरबीआई ने एक नया क्लासिफिकेशन का तरीका बनाया है, बहुत सिंपल सा। देखिए बड़ा प्यारा सा हम लोगों ने इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। देखिए टेबल एक सिंपल सा बनाया है। तो क्या किया है, एनबीएफसी के लिए उन्होंने स्केल बेस्ड रेगुलेशन, एनबीएफसी कितनी बड़ी है उसको ध्यान में रखते हुए रेगुलेशंस लेकर आए। 1 अक्टूबर 2022 से ये रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहे हैं, 2022 से। ठीक है, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इतनी रेलेवेंट नहीं है। एनबीएफसी को 4 लेयर्स में बांटा गया है। बहुत सिंपल सिंपल सी 4 लेयर है। बेस लेयर, उसके ऊपर मिडल लेयर, उसके ऊपर अपर लेयर और फिर टॉप लेयर। बेस मिडल अपर टॉप, सिंपल है। कंडीशंस क्या है, सबसे पहले उन्होंने डिपॉजिट, एक एक करके हम लोग लेयर देखते हैं। बेस लेयर में कौन आएगा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब लोगों का, जो अपने स्मॉल इन्वेस्टर्स है उनका कोई खास पैसा नहीं लगा हुआ है। और तो उसकी जो एसेट साइड है, एसेट साइज जो है इट इज नॉट एक्सीडिंग 1000 करोड़। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, एक तो आप डिपॉजिट नहीं लेते, ऊपर से आपका एसेट साइज 1000 करोड़ के ऊपर भी नहीं, आप छोटी एनबीएफसी हो, तो आपको बेस लेयर में डाल देंगे। इसके अलावा अगर आप ये एक्टिविटीज करते हो, शॉर्टकट बनाए पैन एक्टिविटीज, पी स्टैंड फॉर पीयर टू पीयर लर्निंग। आजकल ऐसी एनबीएफसीज है जिन्होंने ऐसी वेबसाइट्स बनाई, ऐप बनाया है जिसमें सिंपल सा काम करते हैं। जो बंदा पैसा लगाना चाहता है और जो पैसा बंदा लेना चाहता है उनको मिला देते हैं कि भाई हम लोगों ने देख लिया है, जिसको पैसा चाहिए वो जेन्युइन है ना, हमने देख लिया है जो पैसा दे रहा है वो भी अच्छा आदमी है ना, दोनों को मिला देते हैं कि आप आपस में
इन्वेस्टमेंट्स कर लीजिए, हमने बेसिक चेक्स कर लिए, बस पीयर टू पीयर लेंडिंग, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग वाली एनबीएफसी। तो जो एनबीएफसी सिर्फ पीयर टू पीयर, पीयर मतलब लोगों को मिला रही है, बस इतना काम कर रही है, ठीक है, आप कोई बहुत बड़ी सर्विस नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ एक फैसिलिटेटर हो, इस लेयर में डाल देंगे आपको। अकाउंट एग्रीगेटर, आरबीआई ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है कि आजकल इतने सारे बैंक अकाउंट्स, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स, हर बैंक का अलग ऐप, हर म्यूचुअल फंड का अलग ऐप, इतने सारे ऐप्स हो गए, इतने सारे यूजर नेम पासवर्ड हो गए। तो एनबीएफसी को बोला एक आप सिंपल सा काम करिए, बस आप एक जगह पे सभी चीजों को लेकर आइए, सभी बैंक्स म्यूचुअल फंड एक जगह, ताकि हमारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं बड़े आसानी से एक ही ऐप के थ्रू हर चीज एक्सेस कर सके। उसको अकाउंट एग्रीगेटर बोलते हैं। आपने जुपिटर ऐप का नाम सुना होगा। तो जो एनबीएफसी बस चीजों को एक जगह पर लाकर रख दे रही है, अकाउंट एग्रीगेटर का काम कर रही है, ठीक है, उसको भी हम लोग बेस लेयर डाल देंगे। पीयर टू पीयर वालों को पीयर टू पीयर लेंडिंग एनबीएफसी, अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी, नॉन ऑपरेटिंग हाउसिंग, नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी। देखिए आरबीआई चाहता है कि बैंक हमेशा सेफ रहे। बैंक आजकल बहुत सारे अलग बिजनेस कर रहा है। बैंक सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग भी करवा रहा है, बैंक इंश्योरेंस का काम भी करवा रहा है, एंड सो ऑन। तो आरबीआई बोलता है कि आज के डेट में किसी भी नए बैंक को रजिस्टर करना है, और एग्जिस्टिंग बैंक्स के लिए भी उनको एक नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी बनानी पड़ेगी। उसकी मतलब हर बैंकिंग ग्रुप के अंदर एक नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी, इसका काम है सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना। एक सब्सिडरी बैंक का काम कर रही, एक सब्सिडरी सिक्योरिटी मार्केट का काम कर रही, एक सब्सिडरी इंश्योरेंस का काम कर रही, एक सब्सिडरी एनबीएफसी दूसरा कुछ काम कर रही, एंड सो ऑन। बैंक के बिजनेस को सेपरेट रखने के लिए, सेफ रखने के लिए काम करिए, अलग अलग धंधों के लिए अलग अलग सब्सिडरी बनाइए, और ये जो सब्सिडरीज रहेगी एक नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी। तो नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी का ये लोग भी कुछ खास काम नहीं करते, बस होल्ड करके रखे हुए इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंकिंग ग्रुप। एन स्टैंड फॉर नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स, नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस, मतलब ऐसी एनबीएफसी जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक से पैसा ही नहीं लिया है, ना डायरेक्ट पब्लिक से पैसा लिया है, ना ही बैंक या किसी बैंक के थ्रू पैसा लिया है। इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक के पैसे इन्होंने कहीं से नहीं लिए, और जो रिटेल कस्टमर है, इंडिविजुअल कस्टमर है, उससे कोई इंटरफेस नहीं, कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब ये लोग बी टू बी का काम कर रहे हैं। सिर्फ जो बिजनेस कर रहे हैं बाकी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो पैन वाली जो सब्सिडरी, पैन वाली जो एनबीएफसी है, वो हमेशा बेस लेयर में जाएंगे। पीयर टू पीयर वाले, अकाउंट एग्रीगेटर का काम करने वाले, नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी काम करने वाले, नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स वाले, और एंड नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड एंड नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस, दो कंडीशन फुलफिल बेस लेयर। बेस लेयर को सबसे रिलैक्स नॉर्म्स लगते हैं, बड़ी प्यारी लेयर है। आरबीआई ठीक है बोलता है बिंदास रहो। और आप ध्यान रखिए ये जो पैन वाले हैं, ये जो पैन वाले, ये हमेशा हमेशा बेस लेयर में ही रहेंगे, हमेशा बेस लेयर, ठीक है। फिर मिडल लेयर में कौन जाएगा? कोई भी एनबीएफसी अगर आपके छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है उनसे डिपॉजिट लेने का काम करेंगे, तो आप मिडल लेयर में चले जाओगे, और आपको जो रिक्वायरमेंट्स लगती है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हो, लेकिन एसेट साइज तो देखो, एसेट साइज तो देखो एक्सीडिंग 1000 करोड़, तो फिर से आप मिडल लेयर में चले जाओ, ठीक है। फिर एक्टिविटी के हिसाब से और मिडल लेयर में कुछ लोग को डाला गया है। शाकाल इज कमिंग, हाइड इमीडिएटली, ये शॉर्टकट है शाकाल, ठीक है। थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन अजीबोगरीब रहता तो याद आता है। एस स्टैंड फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। स्टैंड अलोन एसपीडी बोलते हैं, इनका सिंपल सा काम है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जब भी गवर्नमेंट बहुत सारे बॉन्ड इश्यू करता है, उसको खरीदना, इसको फिर रीसेल करना, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उनके इश्यूज, उनकी सेलिंग, उसकी बाइंग में इन्वॉल्व रहना इनका प्राइमरी काम रहता है। इतना आपको पता है काफी है। तो एसपीडी जो है, एसपीडी जो है वो आपके मिडल लेयर में जाएगी। एस फिर इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस वाली कंपनी होती है, वो लोग जब एक डेट फंड बनाते हैं,
ठीक है, जिसमें बहुत सारा पैसा डेट के थ्रू उठाकर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं, बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो भी मिडल लेयर। और ये दोनों की खास बात क्या है? ऑलवेज मिडल लेयर। दोनों की खास बात है ऑलवेज मिडल लेयर। शाकाल इज कमिंग सी फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये तो हम जानते हैं, पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप को फाइनेंस करने के लिए जो कंपनी बनती है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। फिर आपकी, ठीक है, हाइड इमीडिएटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, नाम में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, और उनका एसेट साइज कितना है, इसके ऊपर, इसके हिसाब से ये लोग मिडल और अपर लेयर, ये लोग मिडल लेयर में भी रह सकते हैं, या तो मिडल में रहेंगे या तो अपर लेयर, जो और अपर लेयर वहां पर जा सकते हैं। तो पहले जो दो है वो तो हमेशा मिडल लेयर में रहेंगे, लेकिन बाकी के मिडल में रह सकते हैं या फिर इससे ऊपर अपर लेयर में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो शागाल इज कमिंग हाइड इमीडिएटली। फिर अपर लेयर क्या है? अपर लेयर में डिपॉजिट की कोई कंडीशन नहीं है। टॉप 10, इंडिया की जो टॉप 10 एनबीएफसी है एसेट साइज के हिसाब से, वो हमेशा अपर लेयर में आएगी। इसके अलावा आरबीआई और भी नॉर्म्स बना सकता है कि किसको पकड़ के अपर लेयर में है, तो जो बहुत ही बड़ी एनबीएफसी है वो हमेशा अपर लेयर में आएगी, टॉप 10 एज पर एसेट साइज। फिर अगर हम बात करते हैं टॉप लेयर, आइडियली ये एम्प्टी होना चाहिए। टॉप लेयर में आइडियली कुछ भी नहीं आएगा, इट शुड बी एम्प्टी ओनली। लेकिन अगर आरबीआई को लगा सब्सटेंशियल इंक्रीज है इन पोटेंशियल सिस्टेमिक रिस्क, मतलब सर, अगर कोई, जैसे टॉप 10 बहुत बड़ी बात है, देश की टॉप 10 एनबीएफसी में से किसी को अगर गोइंग कंसर्न खतरे में है, एग्जिस्टेंस खतरे में है, कोलैप्स होने के चांसेस है, एक बड़ा पिलर कोलैप्स होने की वजह से बहुत सारे लोग कोलैप्स हो सकते हैं, उसी को सिस्टेमिक रिस्क बोलते हैं। पूरे सिस्टम को जो डैमेज कर दे, पूरे सिस्टम को हिला के रख दे, ऐसी रिस्क को हम सिस्टेमिक रिस्क बोलते हैं। तो अपर लेयर में से किसी एनबीएफसी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो रही है, ठीक है, जिससे पूरे सिस्टम को बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उस एनबीएफसी को अपर लेयर से निकालकर टॉप लेयर में डाला जा सकता है। जो अपर लेयर में थे उससे निकालकर उसको टॉप लेयर में डाल सकते हैं। तो ऐसी बड़ी प्यारी प्यारी सी आपकी बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, और ये टेबल के अंदर हमने बहुत प्यारे तरीके से शॉर्टकट भी है और बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए, बेस लेयर के सब बेस लेयर में रहेंगे, कैसे आपके मिडल लेयर के दो सिर्फ मिडल लेयर में रहेंगे, बाकी ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर में क्या आएगा और टॉप में क्या आएगा। बस यही अमेंडमेंट था आपका एनबीएफसी में, जो मैंने बोला कि बड़ा ही छोटा सा, इसमें मैंने मैंने जो मार्क की ये पूरा मैंने कवर कर लिया है। अब आपको यहाँ से कुछ भी पढ़ने की जरूरत, यू डोंट नीड टू स्टडी एनीथिंग फ्रॉम हियर, ये पूरी की पूरी चीज मैंने कवर कर लिया। फिर आपका पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू तो अलग ही मोह है, अलग ही प्यार है। पिछले 2-3 दिन से बहुत सारे बार बार चेंजेस लेकर आ रहे हैं, बहुत सिंपल से चेंजेस है। अभी तक के स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू हुआ करता था, अब यहाँ पे गाइडलाइंस आ गए, पीयर रिव्यू गाइडलाइंस आ गए। और पीयर रिव्यू गाइडलाइंस क्यों लाया गया, मैं आपको बताता हूँ कि गाइडलाइंस अगर तोड़ोगे तो आपके प्रोफेशनल एथिक्स में मिसकंडक्ट हो जाता है। इफ यू ब्रेक अ गाइडलाइन इट बिकम्स अ मिसकंडक्ट, करेक्ट। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको गाइडलाइन बनाया गया कि इसको तोड़ोगे तो मिसकंडक्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, और गाइडलाइन ऐसी चीज होती है जो जनरली फ्रीक्वेंटली चेंज भी होती रहती है। ये दो चीजों को ध्यान रखिए, स्टेटमेंट की जगह गाइडलाइन होती है। ठीक है, अब अगर आप पीयर रिव्यू चैप्टर पढ़ोगे तो बार बार देखोगे वहां पे रिव्यूअर को आना पड़ता है और देखना पड़ता है कि जो सीए फर्म है, क्या वो ऑडिट का काम अच्छे से कर रही है, एज पर लॉ, लॉ, रेगुलेशंस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से बराबर काम कर रही है। अब उसके साथ में उन्होंने एक और वर्ड जोड़ दिया, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल, AQMM। आपके कोर्स में डायरेक्टली AQMM नहीं है। AQMM क्या है मैं आपको बता दूं। बेसिकली ये एक सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है, इट इज वेरी सिंपल सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, जिसके अंदर क्वेश्चंस है और कंडीशंस है। सीए फर्म्स, जो लोग ऑडिट का काम कर रहे हैं, जो लोग ऑडिट का काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ना है, कंडीशंस देखनी है और उसका जवाब देते जाना है, और खुद को मार्क्स देना है। हर क्वेश्चन का जवाब दो और खुद को मार्क्स दो। ठीक है, और जितना उनकी मार्किंग होती है उसके हिसाब से समझ में आएगा
कि सीए फर्म का ऑडिट करने का जो सिस्टम है वो कितना मैच्योर हो गया है, कितना मैच्योर हो गया है। तो उसको बोलते हैं ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल। सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे सीए फर्म्स को अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड AQMM ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल लगाया है। तो पीयर रिव्यू में इसका क्या रेलेवेंस है? पीयर रिव्यू जब होगा सीए फर्म का, तो रिव्यूअर ये भी चेक करेगा कि अगर आपको AQMM लगता है, ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल आपको लगता है, वो क्वेश्चनर लगता है, तो क्या क्वेश्चनर आपने सोच समझ के अच्छे से पढ़ के उसको भराना और अपना जो अपना जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है AQMM के अंदर, क्वालिटी के अंदर, वो बराबर निकाला। तो जहां पर भी पीयर रिव्यू में आप देखें लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, कंप्लायंस, साथ में आप AQMM ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मैच्योरिटी मॉडल का भी आप कंप्लायंस चेक करिए, ऐसा आप लिखते जाइए। बहुत सिंपल चीज है। जहां जहां मैंने स्टार मार्क किया है वो चीजें काम की है, बाकी लगभग सेम है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, बाकी तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, प्लीज। जितना मैंने मार्क की उतना ही आप पढ़िए। न्यू यूनिट की बात करते हैं। इन्होंने बोला कि अगर किसी ने अभी रिसेंटली किसी सीए फॉर्म को बनाया है, ठीक है, तो उसको न्यू यूनिट बोला जाएगा। तो न्यू यूनिट का जो पीयर रिव्यू है वो फास्ट होना चाहिए और उसमें लिमिटेड चीजें चेक करनी चाहिए। इसको ध्यान में रखो, ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो न्यू यूनिट्स है उनका जल्दी रिव्यू करो, फास्ट रिव्यू करो, कम दिनों में रिव्यू करो, ठीक है। इनके पार्टनर्स कैसे हैं, पहले कैसा काम किया, बस वो देखकर आगे बढ़ जाओ, इनको ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, इसका डेफिनेशन कौन आएगा? कोई भी ऐसी फर्म जिसका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज लेस देन 12 मंथ्स, राइट, लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है, मतलब कोई भी सीए फर्म उसको बन के लेस देन 12 मंथ, 12 महीने भी नहीं हुए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीयर रिव्यू प्रोसेस बस शुरू होने वाली है। और जब हमने पलट के देखा, इनको बन के 12 महीने भी नहीं हुए। हो सकता है 12 महीने में इन्होंने कोई अश्योरेंस का काम मतलब ऑडिट का काम, रिव्यू का काम इन्होंने किया हो या नहीं किया हो, फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी सीए फर्म जिसको बन के 12 महीने भी नहीं हुए, ठीक है, वो न्यू यूनिट कहलाएगा। दूसरा, अगर कोई सीएफएम में लोग इसको बेटर प्रैक्टिसिंग यूनिट यूज करते हैं, वर्ड हम लोग यूज करके, लेकिन समझने में सीएफएम है। या फिर कोई सीएफएम है 12 महीने से ज्यादा एग्जिस्टेंस, लेकिन आज तक उन्होंने कोई एश्योरेंस सर्विस नहीं दी, होते हैं कुछ सीएफएम, तो उनको भी न्यू यूनिट कहलाया जाएगा। बन के 12 महीने के ऊपर नहीं हुए, न्यू यूनिट। बन के 12 महीने के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमने कोई सर्विस ही नहीं दी एश्योरेंस की, तो वापस हम न्यू यूनिट में ही आएंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि गाइडलाइंस, जो भी ये गाइडलाइंस है, ये आपके अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर इसको मिसकंडक्ट माना जाएगा और पनिश किया जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। जहां जहां मैंने स्टार मार्क नहीं किया आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे गिन चुन के कुछ अच्छे चेंजेस है, एक है एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वापस रेफर चार्ट। चार्ट के अंदर बेसिकली एक टेबल बनाया है, उसके अंदर पूरी चीज कवर हो जाती है पीयर रिव्यू की। देखिए एप्लीकेबिलिटी, पहले एप्लीकेबिलिटी में लेवल 1 ऐसा हुआ करता था। अब यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 नहीं है, चार फेजेस में सीए फर्म्स को बांट दिया। बेसिकली जो बहुत बड़ी चीज ये है, बिना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के आप ऑडिट ही नहीं कर पाओ। ऐसा पहले सिर्फ लिस्टेड कंपनियों में था, अब ये बहुत फेज बाय फेज सबको लगाते जा रहे हैं। पहले बोलते पीयर रिव्यू करवा लो, पनिशमेंट होगी, ये होगा वो होगा, अब बोल रहे बिना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के तो आप काम ही नहीं ले सकते। यू कैन नॉट डू ऑडिट विदाउट पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। देखिए क्या लिखा है, बहुत सिंपल सी बात है। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से दो तरह के क्राइटेरिया है। पार्टनर वाले क्राइटेरिया, पहले फेज में पार्टनर वाला क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो ऐसे क्लाइंट का जिसका डेट या इक्विटी लिस्टेड है इंडिया या इंडिया के, अरे यार लिस्टेड एंटिटीज का अगर आप ऑडिट कर रहे हो, तो आपको तो 1 अप्रैल 2022 से
ठीक है, आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर बिना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के आप ऑडिट कर ही नहीं पाओगे, आप असाइनमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। तो 1 अप्रैल 2022 से जितने भी सीए फॉर्म्स है जो लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं बिना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट एनी प्रपोजल, एनी ऑडिट। फिर अगले फेज में 1 साल बाद ऐसे जितने भी सीए फॉर्म है, 5 या उससे ज्यादा पार्टनर्स है, बिना सर्टिफिकेट के ऑडिट नहीं कर पाओगे। और इसमें अब अगर आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब ये पहला फेज हो गया, 1 अप्रैल 2022 फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में जितनी भी सीए फर्म्स है जो लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट करते हैं, फर्स्ट फेज में आ गई वो, उन सबको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी हो गया। अब सेकंड फेज में 5 ज्यादा पार्टनर्स है, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। या फिर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जिसका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, अपने इतने बड़े लोग, टर्नओवर 1000 करोड़ उससे ज्यादा है, पेड अप कैपिटल 500 करोड़ ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ ज्यादा है, ऐसे बड़े बड़े लोग का ऑडिट कर रहे हो अगर आप, तो फेज टू में ठीक है, आपका ये फेज 1, ये फेज 2, वापस पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। अब आपका फेज 3 1 अप्रैल 2024 से 4 या ज्यादा पार्टनर है, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मैंडेटरी। या फिर आप ऑडिट कर रहे हो ऐसे एंटिटी का जिन्होंने पैसा उठाया पब्लिक से, बड़े लोग, उससे छोटा बैंक, उससे छोटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 500 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। आपको पता है जब पीयर रिव्यू होता है तो 3 साल के असाइनमेंट आते हैं, तो वो 3 साल के दौरान अगर इतने बड़े लोगों का ऑडिट कर रहे हो, इतने बड़े लोगों का ऑडिट कर रहे हो जो 500 करोड़ के ऊपर पैसा उठा चुके हैं, या फिर कॉर्पोरेट ट्रस्ट कंसिडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, पब्लिक इंटरेस्ट जहां पे जनता जनार्दन पब्लिक एट लार्ज बहुत जुड़ी हुई है, बेसिकली बैंक्स इंश्योरेंस एंटिटीज एंड सो ऑन, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, तो वापस आप फेज 3 में हो, आपको तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो अगर आपके क्लाइंट्स ने 500 करोड़ के ऊपर पैसा उठाया है या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, तो आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा मैनेजर। अगले फेज में फोर्थ फेज, अगर 3 या ज्यादा पार्टनर है तो वापस पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लगेगा। ऑडिट ऑफ ब्रांच, या फिर आप पीएसयू बैंक्स के ब्रांच को ऑडिट कर रहे हो, तो वापस आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज में लिस्टेड वालों का ऑडिट, सेकंड फेज में बड़ी बड़ी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज 500 करोड़ 1000 करोड़ का है और 5 पार्टनर वाले लोग। थर्ड फेज में जिन्होंने 500 करोड़ के ऊपर पैसा उठाया है, लोन या पब्लिक इंटरेस्ट है, 4 पार्टनर वाले। फिर जो पीएसयू ब्रांचेस का बैंक, पीएसयू बैंक के ब्रांचेस का ऑडिट कर रहे हैं, 3 पार्टनर वाले। पार्टनर तो बहुत सिंपल है, पहले एनए था, फिर 5 4 3, तो रेफर चार्ट मैंने लिखा है, चार्ट के अंदर बहुत ही प्यारा सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, अब आपके पीयर रिव्यू बोर्ड देखो, मैंने स्टार में पीयर रिव्यू बोर्ड मैक्सिमम 12 लोग थे, अभी भी मैक्सिमम 12 है, बस एक नई चीज आ गई, मिनिमम 6 लोग। पीयर रिव्यू बोर्ड में मिनिमम 6 लोग होने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ही चीज बड़ी नहीं। पीयर रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी, पहले ऑडिट एक्सपीरियंस लिखा था, अब अश्योरेंस एक्सपीरियंस लिख दिया। ठीक है, अश्योरेंस में ऑडिट भी आता है, अश्योरेंस में आपका रिव्यू भी आता है, ऑडिट भी आ जाता है, रिव्यू भी आ जाते हैं, और भी चीजें आ जाती है। ठीक है, गुड फॉर दी, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इस चेंज का। अब पीयर रिव्यू करने की जो प्रोसेस थी, पीयर रिव्यू करने की जो प्रोसेस थी, वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेफर चार्ट। अगर आपको याद है बहुत सिंपल प्रोसेस थी, पहले सिलेक्शन होता था, सिलेक्शन के बाद में प्लानिंग होती थी, प्लानिंग के बाद में एग्जीक्यूशन होता था, और एग्जीक्यूशन के बाद में रिपोर्टिंग होती थी। 4 चीजें तो होती थी, हार्डली देवर 4 थिंग्स। ठीक है, और बराबर वैसे ही यहाँ पर, ठीक है, 4 में से सिंपल सिंपल पहली जो दो चीजें हैं, आपका सिलेक्शन फेज और आपका प्लानिंग फेज, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है। लेट्स सी, वापस मैंने चार्ट के थ्रू इसको कवर कर लिया है। क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है,
प्रैक्टिसिंग यूनिट है आपके लेफ्ट साइड में, मतलब ये क्या है, सीए फर्म है। सीए फर्म को पीयर रिव्यू का एप्लीकेशन कि प्लीज मेरा पीयर रिव्यू आप करवाइए, प्लस मेरे फर्म के बारे में डिटेल्स में देता हूँ, कितने क्लाइंट्स है, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितने पार्टनर्स है, कितने ब्रांचेस है, एंड सो ऑन। फॉर्म नंबर वन, बेसिकली फॉर्म्स, पीयर रिव्यू में फॉर्म्स आ गए। पहले फॉर्म नंबर वन इतने फेमस, मतलब फॉर्म नंबर पे इतना जोर नहीं आता, फॉर्म नंबर पे जोर आता। तो जो भी प्रैक्टिसिंग यूनिट को अपना पीयर रिव्यू करवाना है, वो फॉर्म नंबर वन में एप्लीकेशन और अपने डिटेल्स भर के पीयर रिव्यू बोर्ड को भेज दे। सेंड इट टू पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है। या फिर इसके अलावा कभी पीयर रिव्यू, या फिर इसके अलावा कभी पीयर रिव्यू बोर्ड को ऐसा लगा कि नहीं इसका रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, तो पीयर रिव्यू बोर्ड के जो सेक्रेटरी है वो बोलेंगे कि फॉर्म नंबर वन में डिटेल्स भेज दीजिए। तो सीए फॉर्म खुद भी शुरू कर सकता है प्रोसेस, या फिर पीयर रिव्यू बोर्ड डिटेल्स को मांग करके प्रोसेस को शुरू कर सकता है। जब भी एप्लीकेशन आएगा तो बाकायदा एप्लीकेशन को नंबर डालो, अपने रिकॉर्ड में अच्छे से मेंटेन करो, उसका क्या हुआ उसका पूरा डिटेल आपको मेंटेन करना है, ड्यूली नंबर नंबर कर दो, बोले डन। तो सबसे पहले तो फॉर्म नंबर वन में एप्लीकेशन और क्वेश्चनर आएगा, स्यूमोटो खुद भी आ सकता है, पीयर रिव्यू बोर्ड के सेक्रेटरी ने बोला, उसके बाद फिर क्या होगा, पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है, 3 रिव्यूअर का नाम भेजेगी 3 दिनों के अंदर। हर जगह दिन, हर जगह पे दिन कम हो गए, 3 रिव्यूअर के नाम भेजेगी माननीय सीएफएम। ये 3 रिव्यूअर के नाम है, 3 दिन के अंदर भेज रहे हैं। सामने वाला एक सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट वन, एक बंदे को सिलेक्ट करेगा, और 1 दिन के अंदर कि भाई मैं इससे रिव्यू करवाना चाहता हूँ, बहुत आसान। एप्लीकेशन आया, 3 दिन के अंदर नाम भेजे, 1 दिन के अंदर नाम आया, खटाखट चीजें खत्म। तो नंबर ऑफ डेज यहां पर कम हो गए। फिर पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है, वो जो रिव्यूअर है उसको माननीय महोदय 2 दिन के अंदर अपॉइंटेड इंटीमेट करेगा, माननीय महोदय आपको सूचित करते हुए अत्यंत खुशी होती है कि आपका सिलेक्शन हो चुका, आप आपको पीयर रिव्यूअर, हम लोग रिव्यूअर अपॉइंट कर रहे हैं 2 दिन के अंदर, जैसे ही नाम आ गया 2 दिन के अंदर आप रिव्यूअर को बता दो। रिव्यूअर डिक्लेरेशन भेजेगा, माननीय महोदय बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके सीए फर्म की पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करूंगा, जो डेटा है वो किसी के साथ में शेयर नहीं करूंगा। फिर सीए फर्म जो भी होगा, हेड ऑफिस का पीयर रिव्यू हो रहा है, ब्रांच का पीयर रिव्यू हो रहा है, वो एक्नॉलेज करेगा, हाँ हमारे पास आपका डिक्लेरेशन आ गया, प्लस कॉपी ऑफ फॉर्म वन, जो फॉर्म वन है, जो फॉर्म वन था, ठीक है, जिसके अंदर एप्लीकेशन और सारे डिटेल्स थे, वो हम रिव्यूअर को देंगे। ये लीजिए हमारे पूरे फॉर्म की डिटेल्स, बेसिकली फॉर्म वन जो क्वेश्चनर है उसमें फॉर्म के सारे डिटेल्स थे, बहुत सिंपल सा, पहले अपॉइंटमेंट हुआ, फिर उसने डिक्लेरेशन भेजा फॉर्म नंबर टू में, और फिर सामने वाले का सिंपल सा जो कॉपी था फॉर्म वन का, वो आ गया 2 दिन के अंदर। ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस में किसका रिव्यू होगा वो भी तय हो गया, कौन रिव्यू करेगा वो भी तय हो गया, सिंपल सा। फिर प्लानिंग, रिव्यूअर वो फॉर्म वन पूरा अच्छे से पढ़ेगा, इंटीमेट करेगा अबाउट प्रपोज विजिट, बताएगा अबाउट प्रपोज विजिट, ठीक है, कि भाई मैं कब आपके फर्म में आके रिव्यू करना चाहता हूं, ये बताएगा। और सैंपल भी फॉर्म 5 में, सैंपल मतलब मैं तुम्हारे कितने क्लाइंट्स देखना चाहता हूँ, कितने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हूँ, वो भी बताएगा फॉर्म 5 में। तो बहुत ही सिंपल है, प्लानिंग फेज में रिव्यूअर इन्फॉर्म करेगा कि मैं, ठीक है, आपके यहाँ पे आ रहा हूँ ऑन साइट विजिट में, मैं और कुछ जो क्लाइंट्स है उनका मैं ऑडिट देखना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ। सामने वाले को 2 दिन का तो आपको मौका देना पड़ेगा, 2 दिन का वो। इसके अलावा अगर रिव्यूअर को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल क्लैरिफिकेशन, तो फॉर्म नंबर 6 में ये डिटेल्स और चाहिए, तुम्हारे ऑडिट सॉफ्टवेयर डिटेल्स और चाहिए, तुम्हारे सर्वर डिटेल्स और चाहिए, ठीक है, और भी सामने वालों को 1 दिन के अंदर, हर जगह नंबर ऑफ डेज कम कर दिए, 1 दिन के अंदर बता, जो भी है सामने वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आने वाला हूं ना। जब हम इंटीमेट करेंगे ऑन साइट तो ध्यान रखना, वापस 2 दिन का टाइम मिलना चाहिए ऑन साइट, सामने वाले को पूरी रिकॉर्ड्स की तैयारी करने के लिए, रिपीट हो रहा है, 2 दिन का टाइम मिलना चाहिए। ऑन साइट रिव्यू मैक्सिमम 6 दिन, पहले 7, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 दिन का रहेगा, ठीक है।
अब बहुत सिंपल है, किस तरीके से फॉर्म वन से प्रोसेस शुरू हुआ। रिव्यूअर गए, रिव्यूअर का सिलेक्शन हुआ, उसको बताया गया, उसने डिक्लेरेशन दिया, उसको जानकारी मिली, इसने अपना प्लान, मैं कब आ रहा हूँ ऑन साइट रिव्यू के लिए, क्या सैंपल है वो बताया। ठीक है, 2 दिन का टाइम दिया। अब ऑन साइट रिव्यू होगा, ऑन साइट मतलब वहां पे जाकर रिव्यू करना। दोनों ने म्यूचुअल एक में से कोऑपरेट करना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए, एक में को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक में के समय को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पूरा प्रोसेस 20 दिन में खत्म कर दो, 20 दिन में। पहले कहाँ, पहले बहुत पहले 90 दिन हुआ करता था, फिर और कम हुआ और कम हुआ, बोलते 20 दिन में पूरा का पूरा रिव्यू का प्रोसेस खत्म करना चाहिए। फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ इंटीमेटिंग पीयू। या तो उनका एप्लीकेशन आया था तो, या फिर उनको बोला था कि आपका रिव्यू करवा रहे हैं हम लोग, 20 दिन के अंदर खत्म होना चाहिए। और अगर न्यू यूनिट है तो उनका तो 7 दिन के अंदर खत्म होना। पूरी प्लानिंग करो और ध्यान रखो एग्जीक्यूशन, 20 दिन 7 दिन में खत्म होना चाहिए। न्यू यूनिट में तो ऑन साइट रिव्यू, अरे नहीं है ना, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। 1 दिन ऑन साइट रिव्यू, 1 दिन ओनली दी एंटीसीडेंट्स, मतलब पार्टनर्स का पुरानी हिस्ट्री क्या है, उन्होंने कैसे ऑडिट किया है, क्या किया है, आपको पास्ट और उनकी पॉलिसी कैसी फ्रेम्ड है फॉर्म नंबर 1 में, बस। बोले 1 दिन का ऑनसाइट रिव्यू करना है तो, नहीं तो उनका जो फॉर्म आया बस उस पर देख के कर लो। तो बेसिकली आपकी जो सिलेक्शन फेज थी और आपकी सिंपल सिंपल सी मोटा मोटी जो प्लानिंग फेज थी, उसमें चेंज है। ठीक है, उसमें आपका चेंज है। तो आपके अगर मैं बात करूं, इनिशिएटिंग मतलब ही सिलेक्शन, उसमें चेंज है पूरा का पूरा। प्रोसीजर जो फॉलो करना है, उसको किस तरीके से अपना सिलेक्शन, किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है। ठीक है, ये पूरे इसमें रेफर चार्ट, चार्ट के अंदर ये सब कुछ कवर हो चुका है, द कंप्लीट थिंग। अब रिपोर्टिंग की बात करते हैं, वापस मैं लिख दे रहा हूँ, रेफर चार्ट, चार्ट के अंदर सारी बातें कवर्ड है। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में जा, आपके जो पहले के नोट्स होंगे, बस इन की चीजों को ध्यान में रख के अपने मन से आपको एक्सप्लेन करना है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिपोर्टिंग में भी रेफर चार्ट, हमारे जो फाड़ू चार्ट है बहुत ज्यादा डिटेल में बने हैं। देखो पूरे का पूरा चार्ट बना था, पीयर रिव्यू रिपोर्टिंग में सिर्फ इतना चेंज हुआ है, आप जानते हैं। अगर मजा नहीं आया, सीए फर्म जिस तरीके से ऑडिट कर रहे हैं उसमें मजा नहीं आया है, ठीक है, हमको लगता है कुछ प्रॉब्लम्स है, डेफिशिएंसी है, ये लोग ऑडिट करने से पहले रिस्क असेसमेंट बराबर नहीं कर रहे, प्लानिंग बराबर नहीं कर रहे, एविडेंस बराबर नहीं निकाल रहे, रिपोर्ट बराबर नहीं दे रहे, अगर ऐसा है तो हम लोग प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देते हैं और सामने वालों को जवाब देना पड़ता है। बस जवाब देने के लिए 2 दिन मिलेंगे, ये चेंज है। जवाब देने के लिए 2 दिन मिलेंगे, 2 डेज, ये चेंज है पूरे प्रोसेस में। बाकी जो पीयर रिव्यू का जो फॉर्मेट रहेगा रिपोर्ट का, वो फॉर्म 9 में पूरा रिपोर्टिंग प्रोसेस वैसा का वैसा है, नो चेंज एट ऑल। जो नंबर ऑफ डेज मिल रहे हैं रिप्लाई करने के पीरियड के, वो सिर्फ 2 हो चुके हैं, फॉर्म नंबर 9 है। और आपको 20 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म करना है। पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब कोई अमेंडमेंट ही नहीं, अमेंडमेंट लिखते रहे, जबरदस्ती लंबा क्यों करें इसको, क्यों इसको जबरदस्ती लंबा करें। आप, हमारा फाड़ू चार्ट रिवीजन है बड़ा प्यारा सा, उसमें सब कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया है। रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बने पूरे प्रोसेस में, सबसे पहले फॉर्म नंबर 1 में एप्लीकेशन कम क्वेश्चनर था, देखो मैंने उसकी नंबरिंग करके रखी। सबसे पहले यही बना था, ठीक है, सबसे पहले यही बना था तो ये कर लो। उसके बाद में सामने वाले को हमने एक लिस्ट दी थी कि ये असाइनमेंट हम चेक करने वाले, लिस्ट ऑफ सैंपल जो था, ठीक है, लिस्ट ऑफ सैंपल जो था वो भेज दो, वो भी अटैच होना चाहिए। फिर मजा नहीं आया तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनी थी, वो भी। तो फाइन, जितने भी इंपॉर्टेंट, पहले फॉर्म नंबर 1 में क्वेश्चन बना था, फॉर्म नंबर 5 में लिस्ट बनी थी, आपकी सैंपल की लिस्ट बनी थी, फिर आपकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनी थी, फाइनली एनेक्स्चर कुछ होंगे वो भी डाल दो। जहां जहां स्टार मार्क किया है ये वापस, बहुत प्यारी सी पीयर रिव्यू रिपोर्ट आती है तो सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पूरा कामकाज संभालता है, भड़काऊ सेक्रेटरी ने वो रिपोर्ट को लेना चाहिए। ठीक है, शुड इंश्योर द रिपोर्ट इज अकम्पनीड, लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करके वो बराबर है ना, उसको प्लेस करना चाहिए, उसको प्लेस करना चाहिए। पीयर रिव्यू बोर्ड और सब कमिटीज की देखो ऐसी रिपोर्ट है, क्या क्या इसके अंदर बारे में लिखा है वो बताना चाहिए। तो पहले चेक करो कि कंप्लीट है ना, पूरे ऑल डॉक्यूमेंट्स है ना,
उसको प्लेस करो। फिर बोर्ड उसको डिस्कस करता है, तय करता है फॉलो ऑन रिव्यू। सामने वाले को प्रायश्चित करने का मौका दिया जाएगा और फॉलो ऑन रिव्यू होगा। फॉलो ऑन रिव्यू मतलब एक रिव्यू में जब रिव्यू फेल हो जाता है, आप फेल हो गए, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलने वाला, तो मौका देते हैं सुधरने का। और उसके बाद फॉलो ऑन, कोई बात नहीं बेटा, 1 साल के अंदर फिर से आएंगे तुम्हारी क्वालिटी चेक करने के लिए। और अगर रिक्वेस्ट है तो 6 महीने, 1 साल कम करके 6 महीने भी कर सकते हैं। ये पहले भी पढ़ रहे थे कोई, ये भी मैं बता रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। इशू ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, अगर क्लीन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, सब बराबर है, ऑडिट करने का तरीका एकदम फर्स्ट क्लास है, करेक्ट, तो आप अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, पीयर रिव्यू बोर्ड देखे का जो सेक्रेटरी देखेगा अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बताएगा बोर्ड को, कमिटीज को, देखो सब बराबर है। फीस मिलने पे, पीयर रिव्यू की फीस मिल जाएगी, उसके बाद में सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। तो रिपोर्ट मिलेगी, उसको पढ़ो समझो, बोर्ड के साथ डिस्कस करो, और फिर पैसे मिल जाने के बाद में आप सर्टिफिकेट इशू करने के बारे में सोच सकते। न्यू यूनिट को भी आप बिल्कुल इशू करिए, सर्टिफिकेट वही लिखा है, बहुत सिंपल है कि पूरा पीयर रिव्यू हो गया, रिपोर्ट मिल गई, पैसे मिल गए, सर्टिफिकेट के बारे में सोचो। जितने भी लोगों को आपने पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, ये अप्रूवल लगता है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को डिस्कस करके अप्रूवल नोट करो, किस किस को हम पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करने हो। पीयर रिव्यू अनक्वालिफाइड है, क्लीन रिपोर्ट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिस्ट मेंटेन करो, नोट बनाओ कि इतने लोगों को हम अप्रूव कर रहे हैं, बाकायदा साइन में, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, वो जो आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्रेटरी भेजेगा ये सभी सीए फॉर्म्स को। और एक बार पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल गया तो उसकी लिस्ट बना के वेबसाइट पे डालना, लिस्ट बनाकर वेबसाइट पे भी डालना इनका काम है। अगर क्वालिफाइड है तो लिखना पड़ेगा कि नहीं, आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, रिजेक्ट होता है, क्या रीजन से वो बताना पड़ेगा। और आपको फिर से प्रायश्चित का मौका कब मिलेगा, फॉलो ऑन रिव्यू बताना पड़ेगा। तो ये बहुत पहले की चीज है, सिंपल। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट चाहिए बेटा, पहले अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बनेगी, सबके पास जाएगी, मीटिंग में अप्रूव होगा, नोट होगा, सब पे सिग्नेचर होगी, सर्व किया जाएगा, और वेबसाइट पे लिस्ट अपडेट करेंगे। क्वालिफाइड है तो सिंपल रीजन बताएंगे ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, 3 साल के लिए जो आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। न्यू यूनिट्स के केस में जैसा बोर्ड तय करेंगे वैसा, एक्सेप्शनल केस में थोड़ा उसका वैलिडिटी आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है। प्रोफेशनल एथिक्स में तो कमाल ही कर दिया इंस्टीट्यूट ने, कमाल ही कमाल कर दिया, मतलब जो चीजें मॉड्यूल में नहीं थी, कोर्स में नहीं थी, उसमें चेंजेस आए, वो चेंजेस इंस्टीट्यूट आरटीपी में लेके आ गए। अरे यार, जिसका बेसिक नॉलेज ही नहीं था मॉड्यूल में, कोई बात नहीं, होता है, चलता है, ठीक है। इस बहाने थोड़ी सी कुछ और थोड़ी चीज पढ़ लेंगे, सिंपल सिंपल सी। तो बेसिकली आपको बताओ, कोड ऑफ एथिक्स अपनी बुक, कोड ऑफ एथिक्स का वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3, यूट्यूब पे 2.5 घंटे का जबरदस्त लेक्चर है, पीयर रिव्यू का पूरा चार्ट के थ्रू सब कुछ कवर है। तो बेसिकली जो कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है, वहां पे बोला है कि सीए फर्म्स को अपने फीस के बारे में, सीए फर्म्स को अपने फीस के बारे में कुछ डिटेल्स बताने पड़े, फीस के फैक्ट्स बताने पड़े, किसको, आईसीएआई को। पहले टीसीडब्ल्यूजी बोलते थे, अभी चेंजेस में आईसीएआई। सीए फर्म्स को अपने फीस की डिटेल्स आईसीएआई क्या करना पड़ेगा, कौन सी डिटेल्स बताने पड़ेंगे, दो अलग अलग बात दिया है। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, बैंक्स, इंश्योरेंस, जो बहुत बड़े बड़े एंटिटीज है जहां पे पब्लिक एट लार्ज जुड़े वो, और फिर नॉन पब्लिक एंटिटीज, कौन से, अगर 2 साल से, 2 consecutive साल से ग्रॉस एनुअल फीस फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट एंड रिलेटेड एंटिटीज, अगर ऐसा है कि सीए फर्म लगातार 2 साल से जो पैसा कमा रही है एक पर्टिकुलर ऑडिट क्लाइंट और उससे ग्रुप कंपनियों से, दैट एक्सीड 40% ऑफ द टोटल फीस ऑफ द फर्म। भाई साहब, सीए फर्म हेवीली डिपेंडेंट है पर्टिकुलर क्लाइंट पे और उसके रिलेटेड एंटिटीज में। बहुत से लोग मनी मन मुस्कुरा रहे होंगे सर, मैक्सिमम जगह ऐसा है, बिल्कुल सही। तो ये बात, अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है, ये आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। 20% है, 40% नहीं, 20%। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर लगातार 2 साल हो गए और बहुत ज्यादा फीस, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी
और उसके ग्रुप से आ रही है 20% और मोर, तो वो सीए फर्म बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई। और ये डिपेंडेंसी की वजह से, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आता है, डिपेंडेंसी की वजह से फिर ये लोग गलत काम करने लगेंगे, गलत रिपोर्ट देने लगेंगे, ऐसा हो सकता है। तो सी इंस्टीट्यूट को बताओ कि हम हेवीली डिपेंडेंट, फर्म की 20% से ज्यादा फीस, एक ही क्लाइंट, फर्म की टोटल फीस कितनी है, उससे 20, उसका 20% से ज्यादा आप एक ही ऑडिट क्लाइंट और उसके रिलेटेड एंटिटी से कमा रहे हो। ठीक है, नॉन पब्लिक एंटिटी में सेम। अगर अगर कोई सीए फर्म लगातार 2 साल से एक ही ऑडिट क्लाइंट और उसकी ऑडिट एंटिटी से 40%, फर्म का 40% से ज्यादा पैसा इन्हीं से आ रहा है, तो सीए इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्म छोटी है, टोटल फीस ऑफ द फर्म इज नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs, छोड़ो, बोले तुमको कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं। और जिस ऑडिट क्लाइंट की बात कर रहे हैं वो कौन है, साक्षात गवर्नमेंट कंपनी या पीएसयू या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज डन बाय गवर्नमेंट। बिल्कुल शक मत करो, वो क्लाइंट कौन है, गवर्नमेंट कंपनी है जी। पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी बड़ी, पीएसयू है जी, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट है जी। कोई शक मत करो, फिर ये डिस्क्लोजर नहीं लगेगा। नेशनलाइज बैंक है जी, नहीं लगेगा। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जी, नहीं लगेगा। 5 तरह के लोग, ठीक है, देखो फाइनेंस वालों को बाजू में कर दिया मैं, नेशनलाइज बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैं याद कैसे कर सकते हैं उसको, देखो छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के हम लोग बनाते चीजें। तो सीए इंस्टीट्यूट को डिस्क्लोजर देना पड़ता है फीस के बारे में। पब्लिक वाले अलग है, नॉन पब्लिक वाले अलग है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट्स में कोई बिल्कुल कुछ कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बस एक सिंपल सी बात बोली है, कोर्ट की डेफिनेशन में ट्रिब्यूनल नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी रेलेवेंट है ये बात, दिस इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट। नोक्लार, ठीक है, नोक्लार 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 आपको पढ़ना है। पिछले अटेम्प्ट में नोक्लार नहीं लगा था, हमने बढ़िया प्यारा जो प्रोफेशनल इसका हमारा लेक्चर है उसके अंदर नोक्लार पूरे चार्ट करके बढ़िया हम लोगों ने उसको कवर किया है। उसकी सिर्फ एप्लीकेबिलिटी में चेंज है, दिस ओनली चेंज इन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, तो मैं आपको वो बताता हूँ एप्लीकेबिलिटी का चेंज। बेसिकली नवंबर 23 से आपके एप्लीकेबल है। ये पूरे, मैं पूरा नोक्लार कवर नहीं कर रहा, पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा सीधा नोक्लार की। ठीक है, 15-20 मिनट में पूरा नोक्लार कवर्ड है। अमेंडमेंट है एप्लीकेबिलिटी को लेकर। देखो इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड तो बोल रहा था कि जितने भी चार्ट अकाउंटेंट्स जॉब कर रहे हैं और जितने भी चार्ट अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको नोक्लार लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट है उसमें उसमें जो भी चार्ट अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं लिस्टेड एंटिटी में, लेकिन वो अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट अगर हो, जितने भी चार्ट अकाउंटेंट लिस्टेड एंटिटीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ के बारे में पता चलता है, अगर वो सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंट मतलब डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, मतलब एक की मैनेजमेंट पर्सन मोटा मोटी, तो उनको नोक्लार लगेगा। तो वो चार्ट अकाउंटेंट जो लिस्टेड एंटिटी में जॉब कर रहा है वो भी बड़े लेवल का जॉब कर रहा है, उनको नोक्लार लगेगा। प्लस जो सीए फर्म्स लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हैं, वो भी कौन सी लिस्टेड एंटिटी, जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो। 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, लिस्टेड एंटिटी में कौन 250 करोड़ से ज्यादा, 1 अक्टूबर 2020 से उनको भी लग जाएगा। सीएन सर्विस को नोक्लार का लिए सेक्शन 260 है, 360 है, हमने बढ़िया प्यारा लेक्चर बनाया, वो आप देख सकते हो। तो बेसिकली एप्लीकेबिलिटी में हाँ, 1 अक्टूबर 2022 से लग गया है, इसलिए हमारे कोर्स में नोक्लार आ गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। और आपको सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को लगेगा, और अगर ऑडिट कर रहे हो लिस्टेड कंपनी का तो उसमें भी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उसके ऊपर है उनको लगेगा। बस इतने ही है, बाकी हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं।
ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको करवाएंगे एग्जाम के लिए। ओके। मैं मैंने नवंबर 23 लिख दिया, सॉरी। करेक्ट। मई 23। मई 20, भावुक हो गए। मई 23 एग्जाम से लगने लग जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिए। ठीक है। ओके।